हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अपेक्स क्लासेस डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का सेकंड लेसन भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। आज का हमारा टॉपिक है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें प्रमुख शासक कौन कौन थे, उनकी उपलब्धियां क्या थी, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं गुप्त साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन से हैं, यानी किन किन साधनों के माध्यम से, किन किन स्रोतों के माध्यम से हमें गुप्तकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो प्रमुख रूप से हमें इसमें 3 पुराण याद रखने हैं। सबसे पहला है वायु पुराण, दूसरा है विष्णु पुराण और तीसरा है भागवत पुराण। इन 3 पुराणों से हमें गुप्त साम्राज्य की संपूर्ण जानकारी मिलती है। इसके अलावा उस समय के जो तत्कालीन अभिलेख हैं, गुप्तकालीन जो अभिलेख हैं, उनके माध्यम से भी हमें गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। ओके। मौर्य साम्राज्य की समाप्ति के बाद से गुप्त साम्राज्य की स्थापना से पूर्व तक का जो काल था, उसमें कहीं पर भी एकीकृत शासन व्यवस्था नहीं थी। राजनीतिक अव्यवस्था बनी हुई थी, विदेशी आक्रमण हो रहे थे और भारत पर अलग अलग क्षेत्रों से, लगभग मध्य एशिया से विदेशी आक्रमण की कार्य जो जातियां आ रही थी, उनके द्वारा अलग अलग क्षेत्रों पर शासन स्थापित किया जा रहा था। ऐसे में गुप्त साम्राज्य की स्थापना के बाद ही संपूर्ण भारत में पुनः जो मौर्य काल में हमें राजनीतिक एकता दिखाई देती है, वह पुनः हमें कौन से साम्राज्य में वापस दिखाई देती है? गुप्त साम्राज्य की स्थापना के बाद से। तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना में देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना में उसका साम्राज्य विस्तार जो था कहाँ कहाँ तक था। यहाँ पर आपको मैप दिख रहा है, जिसमें सबसे पहले ये जो ग्रीन बॉक्स दिख रहा है, यहाँ तक साम्राज्य स्थापित किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने इस क्षेत्र पर अधिकार किया था। दूसरा, हम जो ये येलो वाला एरिया देख रहे हैं, सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार जिसके द्वारा किया गया था, वह कौन था? समुद्रगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? समुद्रगुप्त के द्वारा सर्वाधिक गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया गया था। और थर्ड हम देख रहे हैं, ये ग्रीन वाला जो लाइट ग्रीन वाला एरिया है, ये अपने अधिकार में लिया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। बाकी जो भी शासक हुए थे, उन्होंने इसके साम्राज्य को सिर्फ अक्षुण्ण बनाए रखा। इसमें विस्तार जो करने वाले ये थे, चंद्रगुप्त प्रथम ने इतने क्षेत्र पर अधिकार किया था, यानी लगभग उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, काठियावाड़ और दक्षिण क्षेत्रों तक संपूर्ण अधिकार किसके अंतर्गत था? गुप्त साम्राज्य शासकों के अंतर्गत। हम ये देख रहे हैं, ये जो एरिया आपको खाली दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी समुद्रगुप्त ने अधिकार स्थापित कर लिया था, लेकिन वहां पर अपना प्रत्यक्ष शासन स्थापित नहीं किया। हम आगे पढ़ेंगे समुद्रगुप्त को, तब आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि लगभग संपूर्ण भारत पर गुप्तों ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं श्रीगुप्त। गुप्त वंश में सबसे पहला शासक कौन था? श्रीगुप्त था, जिसको गुप्त वंश का संस्थापक कहा जाता है। इसको आदिराज के नाम से जाना जाता है। गुप्त साम्राज्य का आदिराज मतलब प्रारंभिक राजा। इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? प्रभावती गुप्ता का जो ताम्र अभिलेख है। कौन सा है? प्रभावती गुप्ता, जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। प्रभावती गुप्ता का जो ताम्र अभिलेख है, उससे हमें ये पता चलता है कि गुप्त वंश का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? श्रीगुप्त के द्वारा किया गया था। लगभग 30वीं शताब्दी में, लगभग हम 240 के आसपास का इसका काल मानते हैं, यानी 30वीं शताब्दी में गुप्त वंश का जो है हम प्रारंभ मानते हैं। और इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? प्रभावती गुप्ता के ताम्र अभिलेख से इसकी हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं घटोत्कच। श्रीगुप्त के बाद में गुप्त वंश का उत्तराधिकारी कौन बना? घटोत्कच बना। ठीक है। इसने भी महाराज की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि? महाराज की। ये आदिराजा श्रीगुप्त ने भी महाराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए कि इसने स्वतंत्र रूप से, श्रीगुप्त ने स्वतंत्र रूप से सत्ता अपने हाथों में नहीं ली थी। ये एक सामंत के अधीन रहकर कार्य कर रहा था। ठीक है। और घटोत्कच ने भी महाराज की उपाधि धारण की। इसको
गुप्त वंश का प्रथम राजा कहा जाता है? किसको? घटोत्कच को। और इसमें अपन को ज्यादा कुछ याद नहीं करना है, कम पूछे जाते हैं इसमें क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है अपने घटोत्कच के बाद में कौन बना उत्तराधिकारी शासक? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम आपका ये कह सकते हैं कि गुप्त वंश का सबसे प्रतापी या पराक्रमी शासक जो था वह कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। और इसी के काल में गुप्त साम्राज्य का विस्तार होना प्रारंभ हो गया था। ठीक है ना? तो गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी शासक अगर हम कहें, प्रथम प्रतापी शासक अगर कहें तो किसको कहेंगे? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम में सबसे पहले हम इसके विवाह के बारे में देखते हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे विवाह किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। उस समय सबसे प्रसिद्ध वंश था लिच्छवी वंश। तो लिच्छवी वंश की राजकुमारी क्या नाम था? कुमार देवी। लिच्छवी वंश की राजकुमारी क्या नाम था उसका? कुमार देवी उसका नाम था। उसके साथ में इसने विवाह किया था और इससे विवाह करने के बाद ही गुप्त साम्राज्य उन्नति की ओर अग्रसर हुआ, क्योंकि उस समय लिच्छवी वंश जो था वह सबसे प्रसिद्ध शास्त्र वंशों के नाम में आता था। इसलिए कुमार देवी के साथ विवाह करने के बाद गुप्त साम्राज्य था जो था वह निरंतर आगे की ओर बढ़ता गया था। दूसरा हम देखते हैं उपाधि। ये क्वेश्चन भी आता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महाराजाधिराज। कौन सी उपाधि? महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ये उपाधि धारण की गई थी, महाराजाधिराज। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में जो सर्वेसर्वा शासक, शक्तिशाली जो शासक होता है, उनके द्वारा ही महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की जाती थी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है, गुप्त संवत। ये क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गुप्त संवत किसके द्वारा चलाया गया था? तो गुप्त संवत जो है वह चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाया गया था। कब? 319 और 320 ईस्वी के मध्य। 319 और 320 में गुप्त संवत चलाया गया था। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। चंद्रगुप्त प्रथम में ये 3 चीजें आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। सबसे पहले उसने विवाह किससे किया था? लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी के साथ। उसने उपाधि कौन सी धारण की थी? महाराजाधिराज की। और गुप्त संवत उसके द्वारा चलाया गया था 319 और 320 ईस्वी में। ओके, साम्राज्य विस्तार अपन ने पहले ही देख लिया था इसका। अब चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन शासक बना? उसका पुत्र समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन शासक बना? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो था इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक। साम्राज्य का विस्तार इसी के काल में सर्वाधिक हुआ था। अभी जैसे मैंने आपको मैप में बताया था, ये जो येलो वाला एरिया आपको बताया मैंने, येलो वाला एरिया जो मैं आपको बताया, ये सारा साम्राज्य जो था किसके द्वारा अधिकृत किया गया था? समुद्रगुप्त के द्वारा अधिकृत किया गया था। ठीक है ना? तो सर्वाधिक उपलब्धियां जो हम देखते हैं वो किसकी हैं? समुद्रगुप्त की। अब समुद्रगुप्त की सारी जानकारी हमें किससे मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति, एक लेख अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति, जिसकी पिक आप देख रहे हैं सामने। इससे हमें समुद्रगुप्त की, उसकी विजयों के बारे में, उसका राज्याभिषेक के बारे में, उसकी दिग्विजय नीति के बारे में संपूर्ण जानकारी हमें किससे मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर 1 नंबर का कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से किस शासक की जानकारी मिलती है? तो समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। अब क्वेश्चन उठता है ये सबसे पहले कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई है? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई है? हरिशेन के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई है और वह किसका दरबारी कवि था? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेन के द्वारा की गई है और वह किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का। क्या क्या पद थे देखो इसके, ये उसका दरबारी कवि था। महादंड नायक का पद भी इसी को दे रखा था। महादंड नायक का पद भी इसी के पास था। संधि विग्रहक, यानी 2 देशों के बीच में संधि वार्ता का जो कार्य किया जाता है, वह पद भी किसको दे रखा था? हरिशेन को दे रखा था। और इसी के द्वारा किसकी रचना की गई है? प्रयाग प्रशस्ति की। इसको कई बार क्या है? इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है ना? प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहते हैं, क्योंकि इलाहाबाद का प्राचीन नाम प्रयाग था और वर्तमान में
पुनः इलाहाबाद का नाम क्या रख दिया गया है, प्रयागराज रख दिया गया है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरी चीज है, ये स्थापित कहाँ किया गया, कहाँ पर स्थित है ये, इलाहाबाद में। कहाँ पर है, इलाहाबाद या प्रयाग कह सकते हैं हम, इलाहाबाद या प्रयाग में। कहाँ पर है प्रयाग, यूपी उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। मैप में भी कई बार पूछा जा सकता है प्रयाग या इलाहाबाद जगह बढ़ने के लिए, तो आपको ध्यान रखना है कौन से स्टेट में है, उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर है। नेक्स्ट अपन को याद रखना है कि ये जो प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना की गई है, ये देखा आपको दिख रही है कौन सी भाषा में लिखी गई, आपको ध्यान रखना है इसकी भाषा। प्रयाग प्रशस्ति की जो भाषा है, कौन सी भाषा है, संस्कृत भाषा के अंतर्गत इसकी रचना की गई है। कौन सी भाषा में की गई है, संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया है। दूसरा क्वेश्चन, कौन सी लिपि में इसको लिखा गया है, तो लिपि थी इसकी ब्राह्मी लिपि। कौन सी थी इसकी, ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत इसको लिखा गया है। तीसरा पूछा जाता है इसकी कौन सी शैली है, तो शैली है इसकी चंपू शैली। कौन सी शैली है, चंपू शैली का मतलब क्या होता है, जो गद्य और पद्य दोनों में लिखी जाती है, गद्य और पद्य दोनों में लिखी जाती है, वह शैली कहलाती है चंपू शैली। कई बार 4 नंबर का क्वेश्चन आपका प्रयाग प्रशस्ति पर लेख पूरा डिटेल पूछी जा सकती है, तो उसमें आपको पूरा लिखना है, रचना किसके द्वारा की गई है, कहाँ स्थित है, भाषा कौन सी प्रयोग की गई इस पे, लिपि कौन सी इसकी और किस शैली में इसको लिखा गया है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति जो लेख है ये उसी लेख पर स्थित है जहाँ पर इसमें अशोक के अभिलेख भी इसके ऊपर लिखे गए हैं। ठीक है ना, अशोक के अभिलेख भी इसी में लिखे गए हैं प्रयाग प्रशस्ति के अंदर, वहीं पर ये स्थित है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके अंदर समुद्रगुप्त की विजयों, उसकी दिग्विजय, उसकी राज्यारोहण, उसकी उपाधियों के बारे में लिखा हुआ है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को और किन उपाधियों से जाना गया है। तो इसमें कौन कौन सी उपाधियां दी है, सबसे पहले तो दी हुई है कविराज की उपाधि। कौन सी उपाधि दी हुई है, कविराज की उपाधि, कविराज कहा गया है। ठीक है। दूसरी उपाधि संगीत व गायन में दक्षता के कारण गुरु तुम्बरु व नारद को लज्जित करने वाला गायन में वो निपुण था, संगीत में निपुण था समुद्रगुप्त, क्योंकि उस समय के ऐसे हमें सिक्के मिले हैं जिस पे कुछ सिक्कों पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त वीणा बजाने में निपुण था और उसके संगीत में बहुत ही रुचि थी। इसके अलावा क्या उपाधि दी गई है, लाख गायों का दानी। लाख गायों का दानी कहा गया है। इसके बाद उच्च कोटि का विद्वान। उच्च कोटि का विद्वान और विद्या का संरक्षक भी कहा गया है। विद्या का संरक्षक और धर्म का प्राचीर। ये सारी उपाधियां हमें किसमें मिलती हैं, प्रयाग प्रशस्ति के अंतर्गत मिलती है। किसकी ये सारी उपाधियां, समुद्रगुप्त की। किसकी हैं, समुद्रगुप्त की सारी उपाधियां इसमें हमें देखने को मिलती हैं। इसमें हमें ये भी जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने अपने जीवन में जो भी युद्ध किए थे उनमें सभी में उसको विजय प्राप्त हुई थी, वह किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुआ था। इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, प्रयाग प्रशस्ति के अंतर्गत ही मिलती है। एक चीज और हमें ये देखने को मिलती है कि श्रीलंका का जो राजा था मेघवर्मन, श्रीलंका का राजा क्या नाम था उसका, श्रीलंका का राजा मेघवर्मन। ये क्वेश्चन भी शॉर्ट में कई बार पूछा जाता है कि किस राजा ने
समुद्रगुप्त से गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? तो कौन था वह? श्रीलंका का राजा मेघवर्मन। किसकी अनुमति मांगी? गया जो जगह है वहाँ गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी। ठीक है, तो ये बात पे आपको ध्यान होनी चाहिए। बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी। ओके, ये ध्यान होना चाहिए आपको। 1 नंबर में अलग से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। श्रीलंका का राजा कौन था? मेघवर्मन था, जिसने बौद्ध मंदिर निर्माण की अनुमति किससे मांगी थी? समुद्रगुप्त से मांगी थी। नेक्स्ट हम देखते हैं समुद्रगुप्त की विजय। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार 4 नंबर क्वेश्चन में भी पुटअप किया जा सकता है ये क्वेश्चन, और कई बार समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक महान शासक था, कैसे उसकी उपलब्धियों का उल्लेख करो, इसको भी लॉन्ग में पूछा जा सकता है। हालांकि लॉन्ग के चांसेस कम है, 4 नंबर के क्वेश्चन में ही ज्यादा पुटअप किया जाता है ये क्वेश्चन कि समुद्रगुप्त की उपलब्धियों या उसकी विजयों का उल्लेख करो। तो समुद्रगुप्त की उपलब्धियों में सबसे पहली विजय उसकी आर्यवर्त की विजय। आर्यवर्त विजय यानी उत्तर भारत की विजय है। आर्यवर्त कौन सा है? उत्तर भारत की विजय आएगी इसके अंदर। अब उत्तर भारत के अंतर्गत उसने 9 राजाओं को पराजित किया था। कितने राजाओं को? 9 राजाओं को उसने पराजित किया था। अब 9 राजा कौन कौन थे, उनके नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पुटअप होता है कि राज प्रसभोद्धरण की नीति के तहत समुद्रगुप्त ने किन राजाओं को पराजित किया था। इनके प्रति कौन सी नीति अपनी थी उसने? राज प्रसभोद्धरण की नीति। पहले अपन देखते हैं राजा कौन कौन थे। रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चंद्रवर्मन, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत, नंदी और बलवर्मा। ये 9 राजा थे जिनके ऊपर उसने अधिकार किया था। किस नीति के तहत? राज प्रसभोद्धरण की नीति के तहत। राज प्रसभोद्धरण की नीति के तहत क्या क्या होती है? बलपूर्वक किसी राज्य पर आक्रमण करके उसके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेना। ये होती है राज प्रसभोद्धरण की नीति। कई बार पूछा जाता है कि राज प्रसभोद्धरण की नीति समुद्रगुप्त ने किन के प्रति अपनाई थी? उत्तर भारत के राज्यों के साथ में। ठीक है ना। और इस नीति के तहत उसने 9 राजाओं को पराजित किया था। उन 9 राजाओं के नाम आपको ध्यान होने चाहिए। रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चंद्रवर्मन, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत, नंदी और बलवर्मा। ये 9 राज्य थे जिसको उसने पराजित किया था और इसको अपने साम्राज्य में मिलाया था। नेक्स्ट उसकी विजय आती है दक्षिणापथ की विजय। दक्षिणापथ की विजय में उसने क्या था? 12 राज्यों को अपने अधीन किया था। कितने राज्यों को? 12 राज्यों पर अधिकार किया था। किस नीति के तहत? ये नीति भी आपको ध्यान होनी चाहिए। नीति है ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति। क्या थी नीति अभी बताती हूँ। पहले आप देखो कि 12 राज्य कौन से थे दक्षिण भारत के। कौशल, महाकांतर, कोरल, कोट्टुर, पिष्टपुर, एरनपल्ली, कांची, अवमुक्त, वेंगी, पल्लक, देवराष्ट्र, कुशलपुर। ये 12 राज्य थे जहां पर समुद्रगुप्त ने किस नीति के तहत अधिकार किया था? ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति। अब ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति क्या थी? ग्रहण का मतलब होता है किसी पर अपना, देखो अलग अलग संधि विच्छेद करके देखते हैं। तो ग्रहण का मतलब होता है अधिकार करना। ठीक है ना। इसने युद्ध किया, आक्रमण किया और उस पर अपना अधिकार कर लिया। मोक्ष का मतलब होता है छोड़ देना। और अनुग्रह का मतलब होता है राज्य को लौटा देना। मतलब इसने क्या किया?
दक्षिण भारत के राज्यों पर आक्रमण किया, उस पर अपना अधिकार किया। उसके बाद में वहां के जो स्थानीय राजा थे, उन्हीं राजाओं को वह अपना उनका राज्य वापस लौटा दिया। ये थी नीति ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति। कारण क्या था इसके पीछे? क्योंकि समुद्रगुप्त जो कि उत्तर भारत में मगध पाटलिपुत्र पर अपना अधिकार वहां से नियंत्रण कर रहा था, तो उसको ये चीज पता थी कि वह इतनी दूर बैठा हुआ प्रत्यक्ष रूप से दक्षिण भारत पर अपना पूरा शासन स्थापित करने में समर्थ नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। हालांकि ये मुश्किल नहीं था, लेकिन इतना आसान भी नहीं था जितना कि वह समझ रहा था। उसको ये ध्यान, बात उसकी दूरदर्शिता, उसको ये ध्यान थी, दूरदर्शिता थी उसकी कि वह इतनी दूरी से यहाँ पर दक्षिण भारत में शासन स्थापित नहीं कर पाएगा। इसलिए इसने इनको अपने अधीन किया और अधीन करने के बाद इनको पुनः मुक्त करके उनका राज्य वापस उनको लौटा दिया। यानी देखा जाए तो दक्षिण भारत की भी अपन ने मैप में देखी थी, मैप में अपन ने देखा था ना कि जो एरिया था वह खाली पड़ा था। यहाँ पे ये दिख रहा है आपको कि दक्षिण भारत का ये जो येलो वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भी गुप्तों का साम्राज्य स्थापित हो चुका था, लेकिन यहाँ पर प्रत्यक्ष शासन स्थापित नहीं था। ये साम्राज्य जो था वह पुनः इनको इनके हाथों में डाल दिया गया था, उनको सौंप दिया गया था। ठीक है ना। तो ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति के तहत समुद्रगुप्त ने 12 राज्यों पर अपना एकाधिकार स्थापित किया था। नेक्स्ट देखते हैं उसकी विजय। मध्य भारत के आट्विकों पर विजय। मध्य भारत के आट्विकों को क्या किया? ये भी इनसे भयभीत हो गए थे, समुद्रगुप्त की विजय से भयभीत हो गए थे और इन्होंने इनके पास आ गए स्वयं और इनके भृत्य बन गए। भृत्य का मतलब क्या होता है? दास या सेवक बना लेना। ठीक है ना। तो समुद्रगुप्त ने इनको अपना दास या सेवक बना लिया आट्विकों को। ठीक है। नेक्स्ट उसकी विजय देखते हैं। सीमांत राज्यों और गणराज्यों की विजय। सीमांत राज्य कौन कौन से हैं? सीमांत राज्य यानी उसकी सीमा के बॉर्डर पर उत्तर पूर्व दिशा में कौन कौन से राज्य थे? समतट, डवाक, कामरूप, नेपाल, कर्तपुर, ये जो क्षेत्र थे ये सीमांत उत्तर पूर्व दिशा के थे। यहाँ पर कौन सी शासन व्यवस्था थी? राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। कौन सी थी? राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। यानी कुछ क्षेत्र जो थे सीमांत क्षेत्र के राजतंत्रात्मक थे और कुछ गणतंत्रात्मक शासन वाले थे। तो उत्तर पूर्व दिशा के जो सीमांत राज्य थे वहां पर राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। और पश्चिम भारत के जो गणराज्य है, पश्चिम भारत में हम एरिया कौन सा लेंगे? राजस्थान का है, गुजरात का है और कुछ हिस्सा एमपी का, मध्य प्रदेश का। इन तीनों क्षेत्रों के जो क्षेत्र थे वहां पर कैसे शासन व्यवस्था थी? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, जिसमें प्रमुख रूप से आभीर, अर्जुनायन, मालव, यौदेय, मद्रक, प्रार्जुन, संकानेक, काक और खरपरिक, ये सारे राज्य जो थे इन पर भी उसने अपना एकाधिकार स्थापित किया। अब यहाँ जो राज्य थे सीमांत प्रदेश, उसके साथ उसने कौन सी नीति अपनाई? सबसे पहली नीति इसमें देखो, सर्वदानाज्ञाकरणम प्राणामागमन की नीति। मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ है सर्वदानाज्ञाकरणम का मतलब है कि ये जो राज्य होंगे इन्होंने किसकी अधीनता स्वीकार कर ली? समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली और सर्वदान यानी इसको समुद्रगुप्त को कर देने के लिए तैयार हो जाएंगे, उसका अनुकरण करेंगे आज्ञाओं का। यानी अनुकरण मतलब उसके राज्य के अंतर्गत जो शासन व्यवस्था है उन्हीं नीतियों के आधार पर जैसा वह समुद्रगुप्त चाहता है वैसा ही वो अपने राज्य में उनके आदेश की पालना करके उनके नियमों का प्रतिपादन करके शासन का संचालन करेगा। प्राणायागमन का मतलब है अभिवादन करेगा। किसका? समुद्रगुप्त का। दरबार में उपस्थित होना है तो अभिवादन करने के लिए भी उपस्थित होंगे। किसके दरबार में? समुद्रगुप्त के दरबार में। यानी कि एक तरह से इसके अधीन हो गए। यहाँ पर इनको निश्चित रूप से शासन व्यवस्था किसकी चलेगी? समुद्रगुप्त गुप्तों के अनुसार चलेगी और इनके द्वारा जो टैक्स लिया जाएगा, इन क्षेत्रों का जो टैक्स होगा वो यहाँ के राजा जो है वह किसको देंगे? समुद्रगुप्त को देंगे। और समुद्रगुप्त के सामने अभिवादन करने के हिसाब से, अभिनंदन करने के हिसाब से उसके दरबार में उपस्थित भी होंगे। यानी एक तरह से ये सारे किसके अधीन हो गए? समुद्रगुप्त के अधीन हो गए थे। नेक्स्ट विजय हम देखते हैं, विदेशी राज्यों द्वारा अधीनता मानना। अब विदेशी शासक जो थे बाहर से कौन कौन से थे? कुषाण है, शक है, मुरंड है और श्रीलंका के शासक। ये जो भारत के बाहर के शासक थे इन्होंने भी समुद्रगुप्त की विजयों के साथ में, समुद्रगुप्त की जो विजय उपलब्धियां चल रही थी, उसकी जो युद्ध नीति चल रही थी, उसके लिए इन सभी विदेशी शासकों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अब अधीनता स्वीकार करने के लिए इन्होंने कौन कौन सी नीति अपनाई थी? सबसे पहला है आत्मनिवेदन की। आत्मनिवेदन के मतलब क्या होता है कि अपने आप को किसी के आगे समर्पित कर देना, यानी अधीनता स्वीकार कर लेना। यानी इन्होंने बिना कोई युद्ध किए हुए
बिना युद्ध किए हुए अधीनता स्वीकार कर लेना, अधीनता स्वीकार कर लेना। ये तो थी आत्मनिवेदन की चीज, आत्मनिवेदन की नीति। नेक्स्ट हम देखते हैं कन्योपायन। कन्योपायन का मतलब क्या है? कुछ विदेशी शासकों ने अपनी पुत्रियों का विवाह किसके साथ करवा दिया? गुप्त शासकों के साथ में करवा दिया, अपनी और उनके साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए, जिससे उनका क्षेत्र भी अप्रत्यक्ष रूप से किसके अधिकार में आ गया? गुप्तों के अधिकार में, समुद्रगुप्त के अधिकार में आ गया। अपनी पुत्रियों का विवाह गुप्त शासकों के साथ करवा दिया। ओके, नेक्स्ट नीति कौन सी थी? गुरुत्वमंदकित स्विषय भुक्ति शासन याचना की नीति। मतलब क्या है? गुरुत्वमंदकित मतलब गुरु यानी समुद्रगुप्त के यानी शासक के आदेशों को अंकित करवाया, मतलब उनको लिखवा दिया। ठीक है, अंकित करवाया। कहाँ पर? स्व यानी अपने, विषय और भुक्ति क्या है? जैसे प्रांत और जिले होते हैं ना, जिले व प्रांतों में, जिले व प्रांतों में। शासन याचना की नीति यानी शासन की अनुकरण की नीति, शासन के अनुकरण की नीति। यानी काफी ऐसे विदेशी शासक थे जिन्होंने अपने राज्य में क्या किया? समुद्रगुप्त के आदेशों की पालना को, नियमों को, शासन के नियमों को एक जगह अंकित करवा दिया, जहां पर उसी के आधार पर जनता जो है उसका पालन करती थी और यहाँ के शासक भी उन्हीं आदेशों के अनुसार अपनी शासन व्यवस्था का संचालन करते थे। तो ये नीति किसके साथ अपनाई थी? विदेशी शासकों के साथ में ये नीति अपनाई थी। अब समुद्रगुप्त के बाद में शासक कौन बना? चंद्रगुप्त द्वितीय। अब यहाँ पर इतिहास में कई बार ऐसा मिलता है कि दोनों ही शासकों के बीच में कहीं ना कहीं एक और शासक था जिसका कार्यकाल जो था वह हमें दृष्टिगत नहीं होता है। विशेषतः ऐसा माना जाता है कि रामगुप्त नाम का एक शासक जो था, जो दोनों ही शासकों के मध्य में उसने अपना शासन कार्य संभाला था, लेकिन उसके बारे में इतिहास में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। तो समुद्रगुप्त के बाद में हम किसका शासन देखते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय का। चंद्रगुप्त एकमात्र ऐसा गुप्त शासक था जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार वैवाहिक संबंध स्थापित करके किए थे। देखा था अपन ने लास्ट वाला जो एरिया जो था, गुजरात वाला एरिया, काठियावाड़ वाला जो एरिया था, वह किसके द्वारा गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया था। तो इसने वैवाहिक संबंध अच्छे से स्थापित किए आस पड़ोसियों के साथ में, जिसके कारण उनके साम्राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से किसका अधिकार स्थापित हो गया? चंद्रगुप्त द्वितीय का। वैवाहिक संबंध में हम सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले इसने स्वयं ने किसके साथ विवाह किया? नागवंश की राजकुमारी, नागवंश की राजकुमारी थी कुमारी नागा। ठीक है ना, कुमारी नागा या कुमार नागा भी मिलता है कई बार। कुमार नागा नागवंश की जो राजकुमारी थी, कुमार नागा के साथ में इसने विवाह किया था। दूसरा हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त की द्वितीय की पुत्री कौन थी? प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्त जो थी इसकी पुत्री थी। किसकी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। इसका विवाह इसने किसके साथ में करवा दिया? शक शासक नहीं है, वाकाटक शासक है। वाकाटक नरेश जो था, वाकाटक नरेश रुद्रसेन के साथ में विवाह करवा दिया था। और जिस समय रुद्रसेन की मृत्यु हो गई थी उसके बाद वाकाटक राज्य जो था वह अप्रत्यक्ष रूप से किसके अधिकार में आ गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के अधिकार में
आ गया था। ये इसकी एक महान उपलब्धि थी कि इसने बिना युद्ध लड़े हुए ही आसपास के क्षेत्रों पर अपना स्थापत्य, अपनी अधिकार जो था वह स्थापित कर लिया था। इसका साम्राज्य विस्तार हम देखते हैं तो सबसे पहले इसने शकों को पराजित किया। शक जो कि बाहरी जाति थी उनको पराजित किया और इसको पराजित करने के उपलक्ष्य में ही इसने एक उपाधि ग्रहण की। कौन सी? विक्रमादित्य की। बहुत फेमस है इतिहास में, किसी महान शासकों के द्वारा ही ये उपाधि ग्रहण की जाती थी। तो ये क्वेश्चन बनता है कि विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक के द्वारा स्वीकार की गई थी, अपनाई गई थी या ली गई थी? कौन सा था वह? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। और शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में ही इसके द्वारा पहली बार चांदी के सिक्के चलाए गए। किसके? चांदी के सिक्के चलाए गए थे शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में, और उसके बाद ही इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर पश्चिम गणराज्यों का विलय। अब आसपास के क्षेत्रों में जब इसको लगा कि बाहरी शक जातियां जो है वह उत्तर भारत के जो गणराज्य हैं वहां पर अपना अधिकार स्थापित न कर देवे, तो वहां पर जो छोटे छोटे गणराज्य थे उन सबको उसने विलय करके एक नए प्रांत का, एक नए राज्य की वहां पर स्थापना कर दी अपने अधीन, ताकि वह सब एकीकृत होकर बाहर से आने वाली जाति का मुकाबला कर सके। तो ये एक किसकी दूरदर्शिता थी, बुद्धिमत्ता थी। इसके अलावा अरब सागर, सौराष्ट्र, गुजरात, मालवा, काठियावाड़ और पश्चिम में बैक्ट्रिया और पूर्व में बंगाल तक का क्षेत्र इसने विस्तार कर दिया। और इसने दूसरी राजधानी, अपनी दूसरी राजधानी किसको बनाया? उज्जैन को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि मगध पाटलिपुत्र तो इनकी पहली राजधानी थी। ऐसा पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने, किस शासक ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर का और बनता है इसमें कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए चीनी यात्री का नाम बताइए। तो कौन था? फाहियान। मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्रॉस क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि फाहियान किस शासक के काल में भारत आया था? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था और उसने अपनी पुस्तकों में भारत की जो तत्कालीन स्थिति थी उसके बारे में पूरा डिटेल से वर्णन किया था। एक और इम्पोर्टेंट चीज इसकी पूछी जाती है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे, 9 दरबारी कवि थे। जिस प्रकार हम देखते हैं अकबर के दरबार में नवरत्न थे, वैसे ही चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी नवरत्न थे, जिससे प्रमुख नाम अपन को ध्यान होने चाहिए। जैसे प्रमुख नाम है कालिदास। कालिदास किसके काल का था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल का था। इसके अलावा अमर सिंह किसके काल का था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल का था। इसके अलावा वराह मिहिर, इसके अलावा वररुचि, ठीक है ना, घटकर्पक है, शंकु है, ये सारे जो नवरत्न थे किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। उसके बाद में नेक्स्ट शासक था कुमारगुप्त प्रथम। इसमें केवल 1-1 नंबर के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं कुमारगुप्त प्रथम में। 3 चीजें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखनी है कि गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किसके मिले हैं? कुमारगुप्त प्रथम के मिले हैं। अब इसके सर्वाधिक अभिलेख भी अपन देखते हैं। बयाना जो जगह है राजस्थान में, भरतपुर में, ठीक है ना, बयाना राजस्थान भरतपुर में से, यहाँ से इसके सर्वाधिक मोहरे और सिक्के जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। मुद्राएं इसकी मिली हैं। लगभग 623 मुद्राएं जो हैं वो इसकी कहाँ से मिली हैं? राजस्थान बयाना से मिली है। तो सर्वाधिक हमें मोहरे सिक्के जो मिलते हैं वो किस शासक के मिलते हैं गुप्त काल में? कुमारगुप्त प्रथम के मिलते हैं। दूसरा हमें याद रखना है हेनसांग के द्वारा इसको एक उपाधि दी गई। क्या नाम रखा गया? शक्रादित्य। क्या कहा जाता है इसको? शक्रादित्य की उपाधि किस शासक को दी गई थी? कुमारगुप्त प्रथम को दी गई थी। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट याद रखना है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसके लिए इसकी महान उपलब्धि मानी जाती है गुप्त काल में, जो कि शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना था, ठीक है ना। शिक्षा का प्रमुख केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुमारगुप्त के द्वारा। और नालंदा विश्वविद्यालय को ही क्या कहा जाता है? महायान बौद्ध का प्रमुख स्थान कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध क्या कहते हैं? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध की संज्ञा कौन से विश्वविद्यालय को दी जाती है? नालंदा विश्वविद्यालय को दी जाती है, ठीक है ना।
इसके बारे में और डिटेल से अपन नेक्स्ट लेसन में इसमें पूरी डिटेल पढ़ेंगे इसकी। नालंदा विश्वविद्यालय में कि कितने शिक्षक थे, कौन कौन से कुलपति थे, कितने पुस्तकालय थे, कितनी मात्रा में छात्र आते थे, किस प्रकार वहाँ पर शिक्षा का बच्चों का चयन किया जाता था एडमिशन के लिए, प्रवेश के लिए। तो वो डिटेल अपने नेक्स्ट लेसन में डिटेल में पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्कंदगुप्त। गुप्त काल का अंतिम प्रतापी शासक हम कह सकते हैं, अंतिम प्रतापी शासक, ठीक है ना, अंतिम शासक नहीं है, अंतिम प्रतापी शासक, पराक्रमी शासक, जिसने अभी तक जितने भी गुप्त शासकों ने साम्राज्य विस्तार किया था उन सभी राज्यों को इसने अक्षुण्ण बनाए रखा, यानी एक भी क्षेत्र किसी दूसरे या विदेशी शासक के हाथ में नहीं आने दिया। ये इसकी महान उपलब्धि है। इसने कोई नया क्षेत्र विजित नहीं किया था, लेकिन अब तक जो देखते हैं हम, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जिन जिन क्षेत्रों को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया था उनको अक्षुण्ण बनाए रखना बहुत बड़ी बात है ये भी, कि कोई भी उस पर आक्रमण न करे। इसका प्रमुख प्रयास यही था। जैसे ये गद्दी पर बैठा तो सबसे ज्यादा हूणों के आक्रमण, सबसे ज्यादा किसके आक्रमण हो रहे थे उस समय? हूण जाति, जो बाहर से मध्य एशिया से बर्बर जाती थी, उनके संघर्ष बहुत ज्यादा चल रहे थे और ये इसकी महान उपलब्धि है कि ये उनको पराजित करने में सफल हुआ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि हूणों से सर्वाधिक संघर्ष किस गुप्त शासक के द्वारा किए गए थे? तो सर्वाधिक संघर्ष काल जो था हूणों का, वो किसका काल था? स्कंदगुप्त का काल था। सर्वाधिक काल यहीं पर संघर्ष हुआ था स्कंदगुप्त के काल में। दूसरी इसकी विजय हम देखते हैं वाकाटक और नागवंश के आक्रमण का सामना, जो कि हम देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय ने जिसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, तो उनके जब आक्रमण, उसकी मृत्यु के बाद में वहां से जिस समय आक्रमण होने शुरू हो गए थे, तो उनका पूरी तरह से सामना किसके द्वारा किया गया था? स्कंदगुप्त के द्वारा, और उनके राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा गया था। तीसरा हम देखते हैं सुदृढ़ शासन व्यवस्था की स्थापना उसके द्वारा की गई थी। ऐसी दृढ़ व्यवस्था थी कि कोई भी बाहरी शक्ति उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर पाई। चौथा है बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक के साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाना। ये मैंने आपको मैप में पहले ही बता दिया था कि जिन क्षेत्रों पर समुद्रगुप्त ने अधिकार किया था उन सभी क्षेत्रों पर किसने अधिकार कर रखा था? स्कंदगुप्त ने। वहां पर कोई भी विदेशी जाति ने अपना अधिकार नहीं किया। नेक्स्ट देखते हैं हम स्कंदगुप्त की सफलता के पीछे कारण क्या था, कि किस प्रकार वो इतने बड़े साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखना उसने समाप्त नहीं होने दिया। उसके कारण में सबसे पहले उसकी प्रशासनिक व्यवस्था इसका प्रमुख कारण आती है। दूसरा, पश्चिमोत्तर सीमा की सुरक्षा का इसने पूरा प्रबंध कर रखा था। साम्राज्य को प्रांतों में इसने बांट रखा था और वहां पर अलग अलग प्रांतपति नियुक्त कर रखे थे उसने, ठीक है ना, ताकि वह प्रांतों का शासन आराम से चला सके, ठीक है ना। प्रांतपति की नियुक्ति इसके द्वारा की गई थी ताकि वह अलग अलग भागों में भी सुचारू रूप से शासन व्यवस्था को चला सकें। धर्म सहिष्णु और प्रजापालक शासक था, यानी उसके काल के जो लोग थे उनमें किसी भी धर्म को पूरी तरह से अपनाने की स्वतंत्रता थी, उनको धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त थी, किसी विशेष धर्म का उन पर बोलबाला या दबाव नहीं था। लास्ट उसका कारण आता है बुद्धिमत्ता पूर्ण शासन और स्वदेश के प्रति भावना, कि कोई भी बाहरी जाति यहाँ पर आक्रमण न कर पाए, अपने राज्य पर, अपने भारत देश पर अधिकार न कर पाए। ये उसकी जो स्वदेश भक्ति की भावना थी, उस कारण भी वह अपने शासनकाल में बहुत ही सफल रहा और किसी भी शासक को अपने साम्राज्य में दखल देने में सफलता प्राप्त नहीं कर पाया था, वह नहीं करने दी थी उसने, ठीक है ना। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आज का है सुदर्शन झील और गुप्तों का पतन हो जाएगा। इसके बाद सुदर्शन झील पे अलग से टिप्पणी आती है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाते हैं, एक एक नंबर के भी काफी। क्या क्या चीजें आपको सुदर्शन झील की याद रखनी है कि सुदर्शन झील की स्थापना जो हुई थी वह कब हुई थी? मौर्य काल में हुई थी। कब हुई थी? मौर्य काल में सुदर्शन झील की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? मौर्य काल का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, कि जनता को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए उनके जन कल्याण की भावना को ध्यान में रखते हुए चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा गिरनार पर्वत के पास में सुदर्शन झील कहाँ पर है? गिरनार में, गुजरात में, ठीक है ना, गुजरात में इसका निर्माण कार्य किया गया था। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके द्वारा कराया था? सौराष्ट्र गुजरात का जो प्रांत है वहां का गवर्नर था। सौराष्ट्र का कौन था? गवर्नर था। क्या नाम था? वैश्य पुष्यगुप्त। क्या नाम था? वैश्य पुष्यमित्र, सॉरी, वैश्य पुष्यगुप्त के द्वारा, वैश्य पुष्यगुप्त के द्वारा, कहीं कहीं पुष्यमित्र भी मिलता है, ठीक है ना। वैश्य पुष्यगुप्त या वैश्य पुष्यमित्र के द्वारा
सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। अब ऐसा कहा जाता है कि अशोक के काल में इसका पुनर्निर्माण भी करवाया गया था। और अपन को ध्यान रखना है मेन 2, इसके बाद में शक शासक आया था रुद्रदमन। कौन आया था? शक शासक रुद्रदमन जो आया था उसके द्वारा भी इसका जीर्णोद्धार और पुनर्द्वार का कार्य करवाया गया था, पुनर्निर्माण कार्य करवाया गया था। पुनर्निर्माण कार्य करवाया गया था, ठीक है ना। किसके द्वारा? सौराष्ट्र का उस समय गवर्नर कौन था? सुविशाख। कौन था? सुविशाख के द्वारा इसका पुनर्निर्माण का कार्य करवाया गया था। फिर अपन को याद रखना है उसके बाद में गुप्त शासक। गुप्त शासक कौन आया? स्कंदगुप्त। गुप्त शासक कौन है? स्कंदगुप्त है, जिसके द्वारा इसका पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार करवाया गया। और उस समय सौराष्ट्र का गवर्नर कौन था? पर्णदत्त का पुत्र चक्रपालित। ये नाम भी आपको साथ में याद रखना है शासकों के साथ में जिनके द्वारा कार्य करवाया गया है। तो 3 चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी सुदर्शन झील की। निर्माण किसके द्वारा हुआ है? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। गवर्नर कौन था उस समय? वैश्य पुष्यगुप्त। रुद्रदमन जो कि शक शासक था, उसके द्वारा पुनर्निर्माण करवाया गया। गवर्नर कौन था? सुविशाख। और स्कंदगुप्त के द्वारा पुनर्निर्माण करवाया गया। उस समय गवर्नर कौन था? पर्णदत्त का पुत्र चक्रपालित। ये तीनों चीजें आपको टिप्पणी के रूप में अलग से पूछी जा सकती है, ठीक है। लास्ट टॉपिक है अपना आज का, गुप्तों के पतन का कारण। गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? सबसे पहला कारण आता है केंद्रीय शक्ति का दुर्बल होना। केंद्रीय शक्ति का दुर्बल होना मतलब इसके बाद के जो शासक आए उन्होंने शासन को संभालने में योग्यता नहीं दिखाई। केंद्र शक्ति का दुर्बल होना। हम देखते हैं कि स्कंदगुप्त के बाद में देववर्मन आया था, पुरुगुप्त आया था, बालादित्य आया था, कुमारगुप्त द्वितीय था, कुमारगुप्त तृतीय था। ये सभी शासक जो थे ये इतने योग्य नहीं थे कि अपनी केंद्रीय शक्ति को संभाल सके, शासन व्यवस्था को संभाल सके। तो इनकी अयोग्यता या इनकी दुर्बलता जो थी वो गुप्त साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण बनी थी। दूसरा कारण हम देखते हैं कि जो भी गुप्त शासक थे इसके बाद के, स्कंदगुप्त के बाद के, उन गुप्त शासकों का बौद्ध धर्म के प्रति बहुत ज्यादा झुकाव हो गया। गुप्त शासकों का बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव होना, बौद्ध धर्म के प्रति अत्यधिक झुकाव होना, ये भी गुप्त साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण था। तीसरा कारण हम देखते हैं कि सभी जो उत्तराधिकारी थे गुप्त काल के, सभी उत्तराधिकारी जो थे वह हमेशा युद्ध कार्यों में ही लगे रहते थे। सभी उत्तराधिकारी युद्ध में व्यस्त रहते थे या युद्ध में लगे रहते थे, शांति का अभाव था। ऐसे में जो आसपास के सामंत वर्ग थे या जो विदेशी शासक थे उन्होंने क्या किया, गुप्तों के साम्राज्य की धीरे धीरे सीमाएं जो थी उन पर आक्रमण करके उन पर अधिकार करना प्रारंभ कर दिया। और धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य का काफी सारा हिस्सा जो था वह विदेशी शासकों और सामंतों के अधिकार में, स्थानीय सामंतों के अधिकार में आने लग गया और सभी सामंतों ने अपना स्वतंत्र राज्य वहां पर घोषित कर दिया। तो इस प्रकार धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य था वह पतन की ओर चला गया था। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।